हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। मैं मनीष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका ज्योग्राफी पाठशाला में। कक्षा 11 भूगोल की यात्रा चल रही है और उसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं भूगोल की शाखाएं। देखिए, अगर इसको पढ़ने उससे पहले मैं बता दूं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ लिया कि भूगोल क्या होता है, भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। हमने ये भी पढ़ा कि भूगोल एक संश्लेषण विषय है, एक समाकलन विषय है जिसमें भूगोल अकेला नहीं पढ़ा जाता। भूगोल के साथ में इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र, इन विषयों को मिलाकर पढ़ा जाता है। हमने ये भी बात करी कि जो भूगोल एक विषय है वो एक इस प्रकार का विषय है जो इतिहास स्थान से संबंध रखता है, और अगर हम इतिहास की बात करें तो समय से संबंध रखता है, और दोनों को मिलाकर पढ़ा जाता है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल की शाखाएं। आपके दिमाग में अगर शाखाएं आती है तो आपके दिमाग में आता है भौतिक भूगोल बताया था सर आपने, और एक मानव भूगोल बताया था। तो बेटा वो तो सामान्य चीजें हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम उस रूप में पढ़ने जा रहे हैं कि थॉट्स में जो विचारक होते हैं, जिसमें आपको बताया था कि हर विषय की एक फिलोसफी होती है ना, और उस फिलोसफी के अनुसार ही उसके विषय को मजबूत बनाया जाता है। तो भूगोल की भी एक फिलोसफी है, एक चिंतन है, एक विचारक है जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके अंदर बताया कि भूगोल को दो उपागमों में बांटना जरूरी है। पहली बात तो भूगोल का अध्ययन एक अंतर शिक्षण या संश्लेषण विषय है। संश्लेषण का मतलब आप जानते हैं, विश्लेषण का मतलब तोड़कर होता है, संश्लेषण का मतलब जोड़कर होता है। और भूगोल को हम जोड़कर ही तो पढ़ते हैं। भूगोल को इतिहास से, राजनीतिक विज्ञान से, सभी विषयों से जोड़कर पढ़ा जाता है, ये आप जानते हैं, है ना। इनको अलग कर ही नहीं सकते हम। हमने भूगोल की शाखाएं करी थी जिसमें आपको पता है हमने प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की बात करी थी, आपको पता है बिल्कुल। तो भूगोल के अध्ययन के दो उपागम है। पहला है क्रमबद्ध उपागम और दूसरा है आपके पास प्रादेशिक उपागम। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्रमबद्ध उपागम को विषय वस्तुगत उपागम भी कहते हैं, ये ठीक है। तो पहले हम बात करें कि ये उपागम दिया किसने है। देखिए, ये उपागम क्रमबद्ध उपागम को सामान्य उपागम भी कहते हैं। सामान्य भूगोल अगर आपके पास में आ जाए कि सामान्य भूगोल उपागम कौन सा है, तो क्रमबद्ध उपागम है। बात समझिएगा आप, है ना। और ये दिया किसने है, ये दिया है जर्मनी के विद्वान है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया है। ये जो आप तस्वीर देख सकते हैं, इन्होंने दिया है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या दिया, क्रमबद्ध उपागम दिया है, जिसको विषय वस्तुगत उपागम भी कहते हैं, जिसको सामान्य भूगोल उपागम भी कहते हैं। अगर मतलब भूगोल की चर्चा करें तो सामान्य रूप से इसी रूप में करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा उपागम जो आपका आ रहा है वो है प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम, ये उपागम भी क्या किया है, जर्मनी के विद्वान ने दिया है। थोड़ा सा कट रहा है, जर्मनी की भूगोलविद्ता ने दिया है, उनका नाम है कार्ल रिटर, जो आप तस्वीर में सामने देख सकते हैं। इन्होंने दिया है प्रादेशिक उपागम। एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, कार्ल रिटर जो है ये कैसे विद्वान रहे, भूगोलविद्ता रहे हैं, आप आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने जितने भी जो भूगोल की किताबें आई थी, अलग इंग्लैंड ब्रिटेन भाषा में थी, ब्रिटेन में थी, जर्मनी में थी, ऑस्ट्रेलिया में थी, उनका अपनी भाषा में जर्मनी भाषा में अध्ययन किया। तो इनको क्या कहा जाता है, आरामदायक कुर्सी का भूगोलविद्ता कहा जाता है। आरामदायक कुर्सी का, यानी इनका ऐसा है कि इन्होंने कुर्सी पर बैठे और इन्होंने भूगोलों का जो किताबें थी उनका रूपांतरण किया और आपके सामने लेकर आए। लेकिन अगर हम वान हम्बोल्ट की बात करें तो ये ऐसे थे, इन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया है। अब मेरी बात पकड़ना, पूरे विश्व का भ्रमण किया इन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया। अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका के पास में यहाँ पर जैसे ये आपके पूर्व हो गया, पश्चिम में एक जलधारा निकलती है, उस जलधारा का नाम है हम्बोल्ट की धारा। आप देखिएगा वहां पर पश्चिम की तरफ हम्बोल्ट की धारा है, तो उन हम्बोल्ट की धारा का नाम इन जनाब के इनके नाम पर ही पड़ा है, हम्बोल्ट। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन्होंने पूरे विश्व का अध्ययन किया है। तो अगर हम क्रमबद्ध उपागम देखते हैं, इन दोनों में अंतर देखते हैं, जो अंतर देखना बहुत जरूरी है, तो आप ये समझिए कि क्रमबद्ध उपागम होता क्या है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि हम किसी भी टॉपिक को ले लेते हैं, किसी तथ्य को ले लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए प्राकृतिक वनस्पति को ले लिया और उसका पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन करते हैं। क्योंकि ये हम्बोल्ट जी क्या थे, पूरे विश्व में घूमे थे। मैंने बताया आपको हम्बोल्ट की धारा, ध्यान आप उस बात को पकड़ के रखना, पूरे विश्व में घूमे थे इन्होंने। पूरे विश्व में, जैसे इनको पता था कि हमको इसका अध्ययन करना है, प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करना है, ये पूरे विश्व में दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, सभी जगह घूमे और उसका अध्ययन किया। और उसके बाद में क्या किया, उन्होंने एक क्षेत्र को लिया, उस क्षेत्र के हिसाब से फिर उन्होंने उस विषय का अध्ययन किया, जो भी विषय था उनका, जैसे प्राकृतिक वनस्पति थी। तो क्रमबद्ध उपागम क्या होता है, इस उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तो पहली बात यहां पर अध्ययन किया जाता है पूरे विश्व स्तर पर। जैसे आप किताब पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं, आप पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल, तो वो क्रमबद्ध उपागम है ना। लेकिन आपने जैसे मान लीजिए आपको वनस्पति पढ़नी है, आप पहले पढ़ रहे हैं राजस्थान की वनस्पति, फिर पढ़ रहे हैं भारत की वनस्पति, फिर पढ़ रहे हैं विश्व की वनस्पति, यानी आप पहले क्षेत्र को हिसाब से बांट बांट कर पढ़ रहे हैं, तो वो हो जाएगा प्रादेशिक उपागम। उसकी बात करेंगे हम। तो इस उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया, एक तथ्य पकड़ा
समझिएगा, और उसको लेकर घूमे और पूरे विश्व पर उसका अध्ययन किया, और फिर उसके बाद उस विषय को, जो भी तथ्य पकड़ा था, जो भी टॉपिक था, उसको क्षेत्रीय स्तर पर बांटकर उसका अध्ययन किया, जिससे उस विषय के बारे में अच्छी जानकारी होगी। आप यूं मानकर चलिए कि आपके पास में एक टॉपिक है जलवायु, आप जलवायु को लेकर चल रहे हैं, आप जलवायु को लेकर पूरे विश्व के कटिबंधों के बारे में देख लिया, सब कुछ देख लिया, फिर पर्टिकुलर आप भारत के पास में आ गए, फिर भारत में देखा अच्छा यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु है क्या, यहाँ पर आपके शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है क्या, यहाँ पर ये है कि, यानी आपने उस टॉपिक का पहले विश्व स्तर पर अध्ययन किया, उसके बाद में आपने क्या किया, आपने उस टॉपिक को क्षेत्र स्तर पर बांटकर उसका अध्ययन किया। चूंकि इसमें एक तथ्य का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको एकाकी अध्ययन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना आप। ये एकाकी विषय अध्ययन होता है, कौन सा, क्रमबद्ध उपागम, एकाकी ने एक टॉपिक को पकड़ा और उसका अपने अध्ययन किया। जबकि आप इसको उदाहरण में देख लीजिए, लिखा हुआ है कि प्राकृतिक वनस्पति में सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। अगर आप ये टॉपिक लेते हैं, प्राकृतिक वनस्पति बहुत अच्छा टॉपिक है, फिर उसका आप वर्गीकरण करेंगे, और जैसे विषुवत रेखीय, सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले वन, कौनधारी वाले वन, मानसूनी वन आदि की पहचान करके उनका विवेचन और सीमांकन करेंगे। यानी पहले आपने टॉपिक लिया प्राकृतिक वनस्पति, और फिर उसको छोटे छोटे टॉपिक में बांटकर उसका अध्ययन कर लिया। पहले विश्व स्तर पर अध्ययन, फिर उसका आपने क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन किया। जबकि आपके प्रादेशिक उपागम में क्या करते हैं, हम यहां पर क्या करते हैं, पहले ही हम क्षेत्र स्तर पर अध्ययन करते हैं। यानी प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न प्रदेशों में बांट दिया जाता है, और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, सभी भौगोलिक तत्वों का, उसमें एक तथ्य का, इसमें सभी भौगोलिक तत्वों का। जैसे आप मान लीजिए राजस्थान की भूगोल पढ़ रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, एक इकाई होती है, यानी एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। अब आप भूगोल पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, तो उसमें होगी पहले जलवायु, फिर उसके बाद में उसकी स्थिति होगी, फिर उसके बाद में आपकी जलवायु के बाद में उसकी मिट्टी होगी, फिर उसके वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे। तो ये जो भी आपके पास में रखा है, ये क्रमबद्ध भूगोल, ये आपका प्रादेशिक उपागम है। समझ रहे हैं आप, इसमें क्या किया, हम राजस्थान को पढ़ रहे हैं, यानी पूरे विश्व का जो है उसको हमने छोटे स्तर पर बांट दिया, हमने राजस्थान लिया, ठीक है, और फिर उनकी विभिन्न इकाइयों को, विभिन्न टॉपिक्स को एक इकाई में बांट दिया गया। तो इसको हम कहते हैं प्रादेशिक उपागम। चूंकि हम एक साथ अध्ययन करते हैं, तो ये एक तरीके से समाकलित विषय है, ये समाकलित अध्ययन है। समाकलित अध्ययन यानी एक साथ मिलकर किया जाने वाला अध्ययन है। तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा बेटा कि अगर हम जैसे किसी भी टॉपिक को हम छोटे स्तर से पढ़ते हैं, बांटकर पढ़ते हैं, तो वो एक प्रादेशिक उपागम हो गया, और एक बड़े स्तर पर पढ़ते हैं, विश्व स्तर पर पढ़ते हैं होल, तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्रमबद्ध उपागम हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हमने कोई प्राकृतिक प्रदेश, राजनीतिक या नामित प्रदेश में उसको बांट सकते हैं। राजनीतिक प्रदेश जैसे हमने राजस्थान में बांट दिया, प्राकृतिक प्रदेश आप कह सकते हैं जैसे आप छोटा नागपुर का पठार का अध्ययन कर रहे हैं या थार की मरुस्थल का अध्ययन कर रहे हैं, वैसे बांट दिया। आपने कोई अपनी परियोजना के हिसाब से इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र कर रहे हैं, वहां पर आप पढ़ रहे हैं, तो वो सब प्रादेशिक उपागम होगा। यानी आप किसी भी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करेंगे, आप उसमें उस क्षेत्र विशेष के अंदर जितने भी टॉपिक उनको पढ़ेंगे, तो वो प्रादेशिक उपागम होगा। बिल्कुल ध्यान रखना है। और क्रमबद्ध के अंदर क्या होगा, एक टॉपिक लेकर चलेंगे, पूरे विश्व का उस पर अध्ययन करेंगे, फिर उस टॉपिक को बांट देंगे, छोटे छोटे बांटकर उसका अध्ययन कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि हमबोल्ट क्या थे, हमबोल्ट घूमने वाले व्यक्ति थे, तो इन्होंने पूरे विश्व का अध्ययन किया। इसमें एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए क्या आता है, बिल्कुल क्या आता है सर, समग्रता के साथ क्या आता है। मैंने कहा कि समाकलित अध्ययन है। समाकलित अध्ययन क्यों है, साफ लिखा हुआ है कि इसमें एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन क्या आता है, एक का नहीं क्या आता। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर मिट्टी भी पढ़ेंगे, आप जलवायु भी पढ़ेंगे, आप वन्य जीव अभ्यारण्य भी पढ़ेंगे, है ना, आप पहाड़ भी पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पर। जबकि वहां पर तो केवल एक ही तथ्य का अध्ययन क्या आता है, उस तथ्य को विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है विश्व स्तर पर। बिल्कुल क्लियर है। आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप यूं समझ लीजिएगा कि जैसे राजस्थान की भूगोल की किताब आप उसकी आप इकाई देखेंगे तो वो प्रादेशिक उपागम है, जिसमें हमने एक क्षेत्र को लिया, उसको विभिन्न टॉपिक में बांट दिया, एक समाकलित विषय है। तभी इसमें लिखा हुआ है कि समग्रता के साथ अध्ययन किया जाता है और विविधताओं में अंतर को देखते हुए। जबकि अगर आप विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, विश्व की जलवायु पढ़ रहे हैं एक पूरे विश्व स्तर पर, तो वो आपका क्रमबद्ध आपका उपागम है। आगे देखिए हम भूगोल में द्वैतवाद, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, 12वीं में आप पढ़ेंगे भी, थोड़ा सा इसमें दे रखा है देखो बेटा। तो द्वैतवाद का मतलब क्या होता है बेटा, कि हर चीज के दो पक्ष होते हैं। जैसे मैं बात करूं तो आत्मा परमात्मा है, सुख के साथ में दुख आता है, दिन के साथ में रात आता है। तो वैसे भूगोल के अंदर भी आप कहीं जगह जाएंगे तो विचारकों ने देखा कि दो तथ्यों को पढ़ना जरूरी हो रहा है। शुरुआत करें तो पहले हम बात कर रहे थे कि भौतिक भूगोल को पढ़ रहे थे। जब भूगोलवेत्ताओं ने पर्वत देखा, पठार देखा, मैदान देखा, है ना, आप दो चीजों को आराम समझने की कोशिश करना। तब उन्होंने कहा कि भैया नहीं, भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे, हम भौतिक भूगोल पढ़ेंगे।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई मनुष्य एक इस प्रकार का जीव है जो परिवर्तन कर रहा है, तो उसको भी पढ़ना जरूरी हो गया। तो इन्होंने कहा कि भाई हम मानव भूगोल को भी पढ़ेंगे, ठीक है, हम उनको मानव भूगोल भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक द्वैतवाद की झलक आती है, दो रूप आते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी समझ गए सब। पहले जब मतलब विद्वानों ने देखा कि हम क्या करेंगे, क्रमबद्ध भूगोल पढ़ेंगे। क्योंकि क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है, यही बेटा एक तरीके से सामान्य भूगोल होता है, मैंने बताया था। क्योंकि पहले जो भूगोल बेटा थे वो विश्व स्तर पर पढ़ते थे। आप जब अध्ययन करेंगे तब बड़े स्तर पे ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे आप सीधा से राजस्थान ले लिया, छोटे स्तर पे ले लिया, तो आप उसकी टॉपिक की समझ नहीं आ पाएगी। अच्छा तरीका तो यही है कि आप किसी टॉपिक को लीजिए, पूरे विश्व स्तर पढ़िए, फिर विश्व से आप भारत पे आइए, भारत से आप राजस्थान पे आइए, राजस्थान से आप फिर नीचे स्तर पे आइए, तो अच्छा है ना। तो क्रमबद्ध भूगोल पढ़ा। फिर विद्वानों ने कहा नहीं भैया, एक तरीका ये भी है प्रादेशिक, अगर किसी विषय का सूक्ष्म अध्ययन करना है तो आप प्रादेशिक भूगोल को पढ़िए, जो भी हमने बात करी। तो यहां पर भी दो तथ्य इकट्ठे हो गए। तो यही तो क्या है, द्वैतवाद है। समझ रहे हैं आप, द्वैतवाद का जन्म यहीं से होता है। तो द्वैतवाद अध्ययन में महत्व दिया जाता है किसमें, कि पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का एक समाकलित भाग है, मानव को धरातल से अलग नहीं किया सकता। बट एक समस्या क्या होती है, आप समझिए, हमारे सामने, मैं अभी आपके सामने देता हूं प्रकृति, आपके मन आपने सुना है, तो प्रकृति का नाम लेते हुए आपके पर्वत आ जाएगा, पठार आ जाएगा, मैदान आ जाएगा, है ना, पशु पक्षी भी आ जाएंगे, लेकिन मनुष्य नजर नहीं आएगा। मनुष्य प्रकृति का भाग है, मनुष्य को प्रकृति से अलग नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने कहा कि पहले भौतिक भूगोल पढ़ रहे थे, लेकिन जब पता पड़ा कि मानव धरातल का एक समाकलित भाग है, तो मानव प्रकृति का अनिवार्य अंग है और उसने सांस्कृतिक परिवर्तन किया, इसलिए मानव भूगोल को पढ़ना जरूरी हो गया। तो मेरी बात जो आप समझिएगा कि भूगोल के अंदर द्वैतवाद का जन्म होता है, एक तो भौतिक भूगोल से और एक मानव भूगोल से, एक होता है प्रादेशिक भूगोल से, एक क्रमबद्ध भूगोल से, और भी चीजें हैं, लेकिन आप यहां पर समझिए, यहाँ पर टॉपिक में आपने दो दे रखे हैं कि जब प्रादेशिक के बाद में क्रमबद्ध का होता है तो द्वैतवाद आता है, और जब मानव के बाद में भौतिक भूगोल आता है तो तब क्या आता है, द्वैतवाद आता है। अब देखिए, मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा आपको, आपकी टॉपिक किताब में एक है भूगोल की शाखाएं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो एक तो है क्रमबद्ध आधार पर, क्रमबद्ध यानी सामान्य भूगोल, जो हम्बोल्ट साहब ने दिया है, ध्यान रखना, जर्मनी के विद्वान ने, उन्होंने दी है। और एक जो आपके पास में दे रखा है वो हम पढ़ेंगे आपके प्रादेशिक के आधार पर। अब इसमें क्रमबद्ध के आधार पर क्या है, एक तो भौतिक है, भौतिक के अंदर क्या है, यहां पर देखिए, हम आप देख लेंगे, भू आकृति विज्ञान भी पढ़ेंगे, जलवायु विज्ञान भी पढ़ेंगे, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, है ना, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, भौतिक का तो आधार है, ये सब आपको पता है, ये भौतिक में आता है। अगर हम बात करें सिद्धांत के अंदर, तो मानव भूगोल की पारिस्थितिकी पढ़ेंगे, विधि एवं तकनीक ये हम बाद में बात करेंगे। अगर मानव को पढ़ते हैं तो मानव के साथ में आती है आपके सामाजिक सांस्कृतिक, जनसंख्या में बस्ती, आर्थिक कारक, ऐतिहासिक कारक, राजनीतिक कारक, ठीक है, आपकी कृषि है, पर्यटन है, अवसंरचना है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सब चीजों को हमको पढ़ना है। अच्छा, अगर आप 11वीं में हम पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे, हम इसके मानचित्र आपके लिए, आपके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आएगी, तो वहां पर हम विधि और तकनीक पढ़ेंगे, जिसमें मानचित्र कला आ जाएगा, क्षेत्रीय सर्वेक्षण आ जाएगा, आपके पास में जितनी भी भूसूचना तकनीक है, GIS है, GPS है, LIS है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। और जब हम भूगोल को, यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को जोड़ देंगे, यानी अंतरापृष्ठ जीव भूगोल बना देंगे, तब हम पढ़ेंगे पादप भूगोल, पारिस्थितिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल, प्राणी भूगोल। ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आपने आज क्या सीखा, हमने ये सीखा सर कि भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध और प्रादेशिक है। क्रमबद्ध भूगोल को हम सामान्य भूगोल भी कहते हैं। इनको वान हम्बोल्ट ने दिया है, वो खुद एक जगह, मतलब जगह जगह घूमकर उन्होंने अध्ययन किया। तो क्रमबद्ध भूगोल के अंदर हम किसी भी तथ्य को पकड़ते हैं और विश्व स्तर पर उसका अध्ययन करते हैं, बाद में उस तथ्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। एकाकी अध्ययन है, क्योंकि हम एक टॉपिक को पकड़ रहे हैं। जबकि हमने जो पढ़ा, रिटर का पढ़ा हमने प्रादेशिक भूगोल, उसमें हम पूरे विश्व को छोटे छोटे इकाइयों में बांट देते हैं, और फिर उस इकाई के अंदर हम उस टॉपिक को, यानी सभी भूगोल तत्वों का अध्ययन करते हैं। ये चीज हमने पढ़ी। द्वैतवाद पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि भूगोल आत्मा और परमात्मा की तरह, जैसे भौतिक भूगोल मानव भूगोल में बटा हुआ है, ये प्रादेशिक क्रमबद्ध भूगोल में पढ़ा हुआ, जो द्वैतवाद की झलक वहां पर दिखाई देती। और ये चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्रमबद्ध उपागम के हिसाब से, प्रादेशिक उपागम के हिसाब से। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको समझ में आएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं आपके साथ में इन सब चीजों को लेकर। ठीक है, आप यूं पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू बेटा।